हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट इसका मतलब होता है, ग्लिम्स बोलते हैं झलक को, और पास्ट हो गया अतीत, भूतकाल। तो पास्ट की कुछ झलकें आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इस चैप्टर में क्या है, कौन सा पास्ट है, क्या लिंक है उसका, और राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है, हम इस चैप्टर में देखेंगे और सीखेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या-क्या नई बातें सीखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें राइटर ने बताया है कि वो कुछ पिक्चर्स हमें दिखा रहा है। पिक्चर्स में कुछ डायलॉग्स है। उन डायलॉग्स को राइटर बताता है कि ये इनको स्पीच बबल्स कहा जाता है। तो स्पीच बबल्स है, ये जो है ये स्पीच बबल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें पास्ट कौन सा है, भूतकाल कौन सा है, अतीत कौन सा है। ये है अतीत। देखिए स्टूडेंट, 1757 से लेकर के 1857 का समय। आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि 1857 भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में ये पूरी ये पूरा जो चैप्टर है वो है। तो बहुत ही शॉर्ट में ये झलके बताई गई है, और हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। तो वो राइटर कहता है, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस है, तस्वीरों में दिखाई हुई कुछ झलके हैं। ये पिक्चर्स स्पीच बबल्स में है, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी। पिक्चर में देखेंगे तो वो इमेज बनेगी आपकी, और बताएंगे कि क्या कंडीशन सी दैट लेड टू द इवेंट्स नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1877। ऐसी क्या स्थिति बनी कि हमें भारत देश के लोगों को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन देश का लड़ना पड़ा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को कई भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है द मार्टिर्स। मार्टिर बोलते हैं शहीद को। तो पहला चैप्टर है वो शहीदों के लिए है। और इसमें जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज है, इमेज में यहाँ पे ये जो औरत दिखाई दे रही है ये लता मंगेशकर है, और इसके साथ में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री जी है, और कुछ तस्वीरों में स्वतंत्रता सेनानी है, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है ना, और लाला लाजपत राय, लक्ष्मीबाई, इनकी भी तस्वीरें दिखाई रखी है। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने स्पीच बबल में, इसको मैंने यहां पर टाइप कर दिया क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं था। शुरू करते हैं। आपने गाना सुना होगा, लता मंगेशकर ने जो गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल्स विद टीयर्स, कि जरा आंख में भर लो पानी, कि आप हमें अपनी आंखों में आंसू भरने चाहिए, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टिर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो भारत के शहीद है, इंडियन मार्टिर्स है, उनके बलिदान को हमें याद करके आंखों में आंसू आने चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय रोने लग गए थे। तो ये पहला चैप्टर जो पेज है इसमें सिर्फ यही बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 1757 से कि क्या भारत का इतिहास रहा था। और ये शुरुआत होती है सेकंड नंबर चैप्टर से, जिसमें लिखा हुआ है द कंपनीज कंक्वेस्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने कैसे जीत हासिल की थी भारत में, है ना, मुगलों को हटा करके वहां पर अपना साम्राज्य बिछाया था। तो इस कंपनी की जीत कैसे हुई उसका पूरी हमें हिस्ट्री बताई गई है। तो ये 1757 से 1849 की कहानी है, कंपनी की विजय। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, स्टूडेंट्स इसमें आप किताब को अपने सामने रखना अगर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास में बहुत ही अच्छे हथियार थे, वेपन्स हथियार थे,
The British East India Company was extending its power in 18th century India. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सटेंड करना क्या होता है, बढ़ाना, भारत में 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग में, और बाकी सारा जो है ये भारत के जो राजघराने थे उनके पास में था, स्वतंत्र था, छोटे छोटे राजघराने थे। तो ये 1765 का भारत है, तब ये स्थिति थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब देखो उस समय की क्या स्थिति थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो ज्यादा दूर की नहीं देख पाता, भविष्य को नहीं देख पाता। तो भारत के राजा और महाराजा थे वो दूरदृष्टा नहीं थे। अब कैसे पता चलता है, ये देखो इसमें ये डायलॉग बताया जा रहा है, ये राजा बोल रहा है ना। ये क्या कह रहा है, दैट अप स्टार्ट राजा बाह, कोई होगा बाह राजा है। अप स्टार्ट का मतलब होता है नया नया जो अमीर बना है, अप स्टार्ट होता है नया नया अमीर बना, ये राजा है बा, उसके खिलाफ ये बोल रहा है, कहता है कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि उन ईस्ट इंडिया कंपनी के उन व्यापारियों को बुलाओ, वे मेरी मदद करेंगे इसे हराने में। डिफीट करना क्या होता है, हराना, ठीक है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो इस तरीके से ये जब भारत में उस समय छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे, तो भारत के देश के लोगों में कोई पीस नहीं थी इन कांस्टेंट फाइट, ये जो लगातार युद्ध हो रहे थे, कांस्टेंट फाइट हो गई, लगातार युद्ध होने से भारत देश में लोगों में शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइवलरीज थी मतलब राजा के देश के जो प्रतिद्वंदी, ये जो राजा महाराजा थे उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी, आपस में ये लड़ झगड़ रहे थे। इसने मदद की ईस्ट इंडिया कंपनी को, आपस में लड़ रहे थे तो इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी में। इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को, राजाओं को इजीली सबड्यू करना होता है, दमन करना, सबड्यू दमन करना, हरा देना, ठीक है। तो ये यहां पर बता रहा है कि किस तरीके से हमारे ही झगड़े का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अ फार सीइंग रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. दूरदृष्टा, दूर की देखने वाला जो मैसूर का राजा था, बहादुर शासक था टीपू सुल्तान, उन्होंने अंग्रेजों से, ब्रिटिश से युद्ध लड़ा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो भारत देश के लिए लड़ता रहा। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ये जो कॉन्क्वेस्ट हुए थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत हो रही थी इसकी क्यों जब हुई, तो इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, रिएक्ट कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे वो देखो। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, वो कह रहे थे कि देखो ईश्वर का धन्यवाद दो कि हमारे देश में अब शांति है। नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं है और ना ही हमें कोई लूटने वाला कोई अब ठग है यहाँ पर। अब ये मान रहे हैं कि भारत के राजा महाराजा शायद ठग होंगे जो हमें लूट रहे थे। तो लूटिंग का मतलब लूटना ही हिंदी वाला होता है, ठग का मतलब हिंदी के ठग हो गया। दूसरे कुछ लोग क्या कह रहे थे, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि शायद ब्रिटिश जो थे उनको भगवान ने भेजा है। अब वो उनको भगवान के दूत मान रहा है। कुछ लोग कह रहे थे आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारी शायद डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, हमारी किस्मत उन्हीं से जुड़ी हुई है, ब्रिटिश से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने क्या कहा, द व्हाइट मैन हैज किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि जो ये सफेद गोरे लोग हैं ये उन्होंने हमारे राजाओं को मारा है। डिथ्रोन करने का मतलब होता है सिंहासन से हटाना, डिथ्रोन सिंहासन से हटाना, कि इन गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को सिंहासन से हटाया और उनको जान से मारा है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ लोगों ने क्या कहा कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कि आखिरकार वो इस धरती के तो थे, इस भारत देश के तो राजा थे। कुछ लोगों ने इस तरीके से उन राजाओं के समर्थन में बात कही। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स, अब हम क्या बन गए हैं, स्लेव्स, दास बन गए हैं विदेशियों के। फॉरेनर्स मतलब हम अब विदेशियों के दास बन गए हैं।
तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी, अलग अलग अपने विचार रखे। थर्ड पार्ट इसका है ब्रिटिश रूल। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ब्रिटेन का वहां से डायरेक्ट शासन हो गया, तो 1765 से लेकर के 1836 का जो ये समय था, ये समय क्या था इसको देखते हैं। उस समय की स्थिति क्या थी कि जो धार्मिक जो नेता थे, धर्म गुरु थे, प्रीच करना उपदेश देना होता है, प्रीच करना उपदेश देना, प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। वो एक समय था तब भारत में छुआछूत बहुत थी, है ना, चाइल्ड मैरिज थी, बचपन में ही छोटी उम्र में ही बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। तो रिलीजियस लीडर्स थे, धर्म गुरु थे, वो छुआछूत के उपदेश देते थे, बाल विवाह का उपदेश देते थे। और एक और विशेष बात वो क्या कहते थे, एनीवन हु क्रॉसेज द सीज, हर वो व्यक्ति जो समुद्र पार जाता है, लूजेज हिज रिलीजन, वो अपना धर्म नष्ट कर देता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरीके की भी सोच उस समय धर्म गुरु दिया करते थे। अनटचेबिलिटी का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिख दिया छुआछूत। और क्या कहते थे धर्म गुरु, क्या कहते थे लोग, क्या कहते थे उस समय, ऑल द मिजरीज इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमन। देश में चारों तरफ जो भी मिजरी मतलब दुख या तकलीफ है पूरे संसार में, वो किस कारण से है, औरतों के कारण से है। तो ये उस समय का 18वीं सदी का के भारत के लोगों की सोच थी, जो इस तरीके से थी कि विश्व में सारी दुख और तकलीफ है वो किस कारण से है, औरतों के कारण से है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ट्रुथ वॉज दैट, अब एक देखिए ब्रिटिश लोगों की क्या सोच थी। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। सच तो ये है कि भारतीय है जो लोग थे, भारत के लोग थे, लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। कि सच तो ये है कि भारतीय लोगों ने, भारत के लोगों ने आत्मसम्मान खो दिया था। अब वो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, उनको अपना सर्वोपरि मानते थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, जबकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो उनसे स्कॉन करना मतलब घृणा करना, वो उनसे नफरत करते थे, घृणा करते थे। क्या कहते थे, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि जो स्वदेशी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नेटिव्स है, वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, मतलब अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट कि वो विश्वास के लायक नहीं है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो विश्वास के भरोसे के लायक नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदारी के लायक भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है उनमें। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले। और उसने क्या कहा, देखिए ये आदमी ये बात कह रहा है जो भारतीय है, वो कह रहा है कि आप सही कह रहे हो योर ऑनर कि भारत के लोग भरोसे के लायक नहीं है और ईमानदार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं। तो ऐसे भी कई लोग थे जो अंग्रेजों के गुलाम बनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, चूंकि जब अंग्रेज आए थे तो वो व्यापारी बनकर आए थे, वो क्या चाहते थे, वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो बहुत जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, उन्होंने भारत पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया, कर लगाए कि भारत के जो फार्मर्स थे, किसान थे, अबैंडन करना, त्यागना, उन्होंने अपनी खेतों को छोड़ दिया, खेतों को त्याग दिया, खेती बाड़ी त्याग दी उन्होंने। अब कैसे हुआ ये, टैक्स बढ़ा दिया। अब ये देखो गरीब किसान ये क्या कह रहा है इस ब्रिटिश को, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि आपके तो लोग हमारी सारी फसल ले जा रहे हैं, हम क्या करें। इस पे ये जो ब्रिटिश है अधिकारी वो क्या कह रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि अभी तक तो तुम्हारा बकाया सारा बाकी है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, कि अगर अगले सप्ताह तक तुमने बकाया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो इस तरीके से ये भारत के किसानों का शोषण कर रहे थे और भारत के किसान खेती बाड़ी को भी त्यागने पर मजबूर हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना। तो जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने नए तरीके अपनाए विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको और ज्यादा फायदा हो। और क्या क्या तरीके थे वो, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड,
should not have any import duty when brought to India. देखिए कि कभी भी विदेश से कोई भी चीज अपने देश में आती है तो उस पर कर लगना चाहिए। लेकिन होता क्या था, इन्होंने नया तरीका क्या अपनाया कि जो सामान इंग्लैंड में बनाया जा रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, उस सामान पर शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी, उस पर आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, जब वो भारत में लाया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सामान को सस्ती दर पर भारत में लाकर बेचना शुरू किया। अब देखो, जब इसने ये बात की तो ये क्या कह रहा है, a good idea, बहुत अच्छा आइडिया है। The East India Company laws began to cripple Indian industry. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से क्या किया, सस्ती चीजें भारत में ला करके बेची और भारत के किसान जो मजदूरी करके चीज बनाते थे वो महंगी होती थी, वो बेच नहीं पाते थे। तो भारत की जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, व्यवसाय थे, क्रिपल हो जाना मतलब कुचल दिए गए। क्रिपल का यहां पर अर्थ क्या हो गया, कुचलना, है ना, तो उनको कुचल दिया गया। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, लेकिन जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। ब्रिटिश हर तरीके से भारतीय का दमन कर रहे थे, वहीं पर प्रकृति भी अनुकूल नहीं थी और भारत में अकाल पर अकाल आते गए। फेमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से लेकर के 1836 तक लगभग 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, लगभग 15 लाख भारतीय भूखमरी से, स्टारवेशन से, भूखमरी से मारे गए। तो ये भारत के उस समय की भारत के लोगों की स्थिति थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। अब ब्रिटिश लोगों ने ऐसे कानून बनाए, नियम बनाए कि जो यहाँ के र्यून करना होता है, बर्बाद करना, उन्होंने बर्बाद कर दिया। भारत के जो एक्सपर्ट आर्टिजन्स थे, विशेषज्ञ जो शिल्पकार थे, उनको और उनके व्यवसाय को यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया। इस तरीके की ब्रिटिश लोगों ने नियम कानून बना दिए थे कि यहाँ पर यहीं के व्यवसाय सारे खत्म हो गए थे। अब देखो, इसी समय 1772 से 1833 के बीच में एक व्यक्ति आया था भारत में, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय कौन थे? राम मोहन राय और लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक बहुत ही शिक्षित, लर्नेड का मतलब शिक्षित व्यक्ति था। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गए थे कि देश में क्या गड़बड़ हो रही है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्फ, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, कि हमें, डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इज ग्रेट, ये बहुत महान संस्कृति है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि के योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमारे सोसाइटी को, समाज में सुधार करना पड़ेगा। ये राजा राम मोहन राय ने कहा कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी है, हम बड़ी उपलब्धियों के लायक है और हमें अपने सबसे पहले समाज को सुधारना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us, क्योंकि भारत में जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस का मतलब अंधविश्वास है, ये हमें बर्बाद कर रहा है। ऐसा इन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा। क्या कहा? काउज आर डिफरेंट, कि गायें अलग अलग कलर की होती है, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन हर अलग अलग कलर की जो गाय होती है, रंग की गाय होती है, उनका दूध एक ही होता है, सफेद होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग शिक्षक जो होते हैं उनके अलग अलग मत होते हैं, राय होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन एसेंस का मतलब सार, हर धर्म का सार एक ही है। चाहे धर्म गुरु अलग अलग बात कहे, लेकिन उनका सार एक ही है। तो ये अपनी, इतने शिक्षित थे, अच्छे उदाहरण से वो इस समय के लोगों को समझाने की भी कोशिश इन्होंने की थी। और आगे बढ़ते देखो, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो उस समय की विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उसकी तरफ आकर्षित हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, लोगों को कहते थे कि ज्ञान व्यवहारिक होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक, और साइंटिफिक मतलब विज्ञान पे आधारित होना चाहिए, तर्क पे आधारित ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से वो, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया? ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने समाचार पत्र शुरू किए।
but the suspicious British stopped them in 1823. जो ब्रिटिश लोग थे उनको शक हुआ, वो शकी थे, उन्होंने भारत में उनके जो समाचार पत्र शुरू किए उनको भी 1823 में उनको भी बंद कर दिया। तो ये था ब्रिटिश लोगों का कि अगर कोई शिक्षित समझदार व्यक्ति उठने की भी कोशिश करता तो उनका भी दमन कर दिया गया, जैसे राजा राम मोहन राय के इन समाचार पत्रों को बंद किया गया। फिर क्या हुआ, जब उनको उनके अखबारों को बंद किया तो वो खुद वहां उनके देश चले गए। ही क्रॉस द सीज, राजा राम मोहन राय समुद्र पार करके गए, एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए ऐसी क्या चीज है कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, वो इतनी शक्तिशाली है। देयर ही टोल्ड देम, जब वहां गए उनको देखा तब उन्होंने उनको क्या कहा, ये उन्होंने बात कही, वी एक्सेप्ट, हम स्वीकार करते हैं, यू एज रूलर, कि आप हमारे शासक हो, हम आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें अपनी जनता स्वीकार करना चाहिए। सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया जनता, आपको हमें अपनी जनता मानना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, की जो शासक होता है उसकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। तो जब आप शासक हो, हम जनता है, तो आपकी हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी भी है, उसको आपको याद रखना चाहिए। तो उन्होंने वहां ब्रिटेन में जाकर के भी उनको समझाने की कोशिश की। अब क्या हुआ, ऑपरेशन दमन, है ना, 1765 से 1835 की ये फिर कहानी आगे आती है। द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस, ऑप्रेस का मतलब दमन करना, दबाना, है ना, प्रताड़ित करना इंडियंस। जो ब्रिटिश थे वो लगातार भारतीयों को दमन कर रहे थे। इन 1818, 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने तीसरा रेगुलेशन, एक अधिनियम शुरू किया। एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, ट्रायल का मतलब बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता है। ये उन्होंने एक तानाशाही का कानून शुरू कर दिया कि किसी भी भारतीय को बिना किसी जांच पड़ताल के, ट्रायल के जेल में डाला जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, उसी समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे भारत में ही रह करके भारत के ही रुपए से, वहीं से रुपए कमा रहे थे, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे थे, सैलरी ले रहे थे, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, अपने खुद के निजी व्यवसाय से बहुत अपनी किस्मत चमका रहे थे, बहुत ज्यादा धन कमा रहे थे। तो मेड फॉर्च्यून्स का मतलब उन्होंने अपनी किस्मत यहां आकर के चमकाई। आगे क्या हुआ, बाय 1829, 1829 में क्या हुआ, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटिश गुड्स को यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा था, वर्थ 7 करोड़ रुपीज इन इंडिया, भारत में 7 करोड़ रुपए का सामान भारत में भेज रहा था, बेच रहा था। तो व्यवसाय इतना ज्यादा कर रहा था वो यहां पर। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, और क्या हुआ, ब्रिटिश थे वो, प्रॉस्पर का मतलब फलना फूलना, कि ब्रिटिश लोग यहीं रह करके फल फूल रहे थे। ऑन कंपनीज लूट, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी इस लूट में वो फल फूल रहे थे। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि भारतीय जो व्यवसाय थे, उद्योग थे, बिगेन टू डाई, वो खत्म होने शुरू हो गए। तो ये स्थिति हो गई थी उस समय अपने देश की। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का गवर्नर जनरल उस समय थे बेंटिक, उन्होंने अपने देश में क्या उन्होंने रिपोर्ट दी, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि भारत में जो जुलाहे थे, वीवर्स थे, वीवर्स का मतलब जुलाहा, ठीक है, वीवर्स होते हैं जुलाहे, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो मर रहे हैं, उनका खून बह रहा है देश में और देश की धरती बदरंग हो रही है। तो इस तरीके से स्थिति हो गई थी देश की कि चारों तरफ सूखा सूनापन, है ना, और मौत हो रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका है डिससेटिस्फैक्शन, इसका अर्थ होता है असंतोष। डिससेटिस्फैक्शन, भारत में 1835 से 56 के बीच में असंतोष फैला। किस तरीके का असंतोष, ब्रिटिश कानून, उनकी व्यवस्था, उनके नियम कानून, उनके विरुद्ध जो असंतोष था वो फैलना शुरू हुआ। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, उस समय भारत में संस्कृत में
और फारसी भाषा में शिक्षा हो रही थी। 1835 में एक अंग्रेजी व्यक्ति थे जिसका नाम था मैकाले। उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया एक नए परिवर्तन का। क्या परिवर्तन? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें भारतीय लोग जो है, स्थानीय भारत के नेटिव है, स्थानीय निवासी है, उनको अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो वो कहता है बिल्कुल आई एग्री, मैं सहमत हूं। इस तरीके से एक नया नियम बना। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गिव petty जॉब्स। और इंग्लिश एजुकेशन से वो सिर्फ क्लर्क पैदा कर रहे थे, सिर्फ एक बाबू पैदा कर रहे थे, whom द ब्रिटिश गिव petty जॉब्स अंडर them, जिनको वो अपने अधीन नौकरी दे रहे थे, और वो भी petty जॉब्स। petty जॉब्स होता है तुच्छ, छोटे मोटे जॉब दे रहे थे अपने नीचे। इंसिडेंटली, लेकिन इंसिडेंटली ये भी हुआ इसके साथ में, उस एजुकेशन से इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। उन्होंने बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल लोगों की भी जनरेशन को पैदा किया। वो क्या कहते थे? वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए। और क्या कहा? एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटेरियल कंडीशन, उनकी भौतिक स्थिति को भी सुधारना चाहिए। मटेरियल कंडीशन हो गया उनकी भौतिक स्थिति, उसको भी सुधारना होगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवेंसेस हो गई शिकायतें, हमें हमारी तकलीफों को, शिकायतों को हमें ब्रिटिश के पार्लियामेंट में भी पहुंचाना चाहिए, हमारी बात वहां तक भी पहुंचानी चाहिए। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए, उन्होंने देश के हित की बातें करनी शुरू की। अब देखिए कि 1757 में भारत की क्या स्थिति थी। 1856 का ये तस्वीर है भारत देश की। हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में ब्रिटिश ने पूरे भारत पर शासन कर लिया था। पहली तस्वीर आप देखना और ये तस्वीर देखना, पता चल जाएगा कि ब्रिटिश जो ये कलर था, जो पहले सिर्फ यहां तक था, अब पूरे भारत में वो फैल चुका है। ठीक है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो भारतीयों की जरूरतों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। अब लोगों की राय देखो अब क्या बदल रही है कि जो हमारे राजा महाराजा है वो क्या हो गए? पपेट्स। पपेट्स का मतलब कठपुतली, कि हमारे राजा महाराजा ब्रिटिश लोगों की कठपुतली हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स, हम अपनी नौकरियां खत्म खो चुके हैं और हमारी जमीनें भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वो हमारे देश के लोगों का धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। कन्वर्ट करना मतलब धर्म बदलना। वो हमारे देश के लोगों का धर्म भी बदल रहे हैं। अब कुछ लोगों ने क्या कहा? यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बातें करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ तो करो जिससे हम उनको ड्राइव आउट का मतलब उनको बाहर निकाल फेंकना, कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उनको बाहर निकाल फेंके। तो इस तरीके की बातें शुरू होनी देश में शुरू हुई। तो ये असंतोष फैलना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि भारत में इस असंतोष के कारण से एक चिंगारी लगी, स्पार्क्स शुरू हुई। वो 1855 से 57 के बीच में ये चिंगारी भड़कनी शुरू हुई। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin peasants। peasants का मतलब होता है किसान। ठीक है। जो किसान थे भारत के, वो करों के नीचे दबे जा रहे थे, करों में बर्बाद हो रहे थे। इन बंगाल द संथाल्स who had lost their land। संथाल थे जो बंगाल में, वो अपनी जमीनें खो चुके थे अंडर न्यू लैंड रूल्स। जब ब्रिटिश लोगों ने नए जमीन के कानून बनाए तो वो अपनी जमीनें भी खो रहे थे। बिकेम डेस्परेट, बिल्कुल हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन। आखिरकार 1855 में वो विद्रोह, रिबेलियन मतलब विद्रोह, रिबेलियन का मतलब हो गया विद्रोह करना शुरू किया। एंड मसैकर्ड, मसैकर्ड का मतलब नरसंहार। उन्होंने यूरोपियंस का नरसंहार शुरू किया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और हर वो व्यक्ति जो उनका समर्थक थे उनका भी नरसंहार उन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके से जो असंतोष था वो अब चिंगारी बन गई थी और चिंगारी से वो आग भड़कनी शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग। ब्रूइंग का मतलब पनप रहा था। अब असंतोष, डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष पनप रहा था इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सेना भी बनाई थी, उसमें भारतीय सैनिक भी थे। उन सैनिकों में अब असंतोष फैलना शुरू हुआ। द व्हाइट सोल्जर्स गेट
गेट्स ह्यूज पे। और क्या असंतोष कि जो हमारी सेना में ही, इस सेना में जो ब्रिटिश सैनिक है उनको तो बड़ी सैलरी मिल रही है, ह्यूज पे मिल रहा है। मेंशंस मतलब उनको मकान मिल रहा है, घर मिल रहा है, मकान हो गया मेंशंस, टू लिव इन, रहने को मकान मिल रहा है, एंड सर्वेंट्स, और उनको नौकर भी मिल रहे हैं। तो असंतोष क्या हुआ कि सेम किसान है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, मकान मिल रहा है, नौकर मिल रहे हैं, while we get a pittance and slow promotion। पिटेंस का मतलब होता है कम वेतन, या जिसको आप खैरात कह सकते हो, कि हमें सैलरी के नाम पर खैरात मिल रही है और हमारा प्रमोशन भी नहीं होता, हम जिस पद पे है उसी पे रह रहे हैं। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी। अंग्रेज हमें कहते हैं कि हम समुद्र पार करें, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम। जब हमारी परंपरा रीति रिवाज कहती है कि हमें समुद्र पार नहीं करना, तो ये टोपी वाला का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले कि हम हमारी रीति रिवाजों को छोड़ दे, नष्ट कर दे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, उनमें से था एक मंगल पांडे। उसने कहा कि हमें इन अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। मंगल पांडे था, उसने अपने ही एक अधिकारी, रेजिमेंट के एक अधिकारी, एडजुटेंट हो गया अधिकारी, उसको उस पर उसने अटैक कर दिया और उसके बाद में मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही, सिपाही जो है ये सिपाही है, उन्होंने भी विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। और जिन जिन सैनिकों ने, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की सेना में थे, उन्होंने विरोध किया, तो उनकी स्ट्रिप का मतलब हो गया उतार देना। तो उनकी, उन्होंने जो यूनिफॉर्म थी उनको सेना से निकाल दिया, उनकी यूनिफॉर्म भी निकाल दी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आर्स, उनको जेलों में डाल दिया, उनको ह्यूमिलेट करना, अपमानित करना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति हो गई थी, विद्रोह शुरू हो गया था, चारों तरफ असंतोष था। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कोई भी अंग्रेज ऐसा नहीं था जो केयर करता था भारतीय परंपराओं की। फ्यू इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन का मतलब हो गया नो, मतलब नो इंग्लिशमैन केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स, भारतीय परंपराओं की किसी को चिंता नहीं थी। और द पीपल्स माइंड, भारतीय लोगों के मन की किसी को चिंता नहीं थी। ओ, अब देखो क्या हुआ यहां पर, ये क्या कह रहा है ब्रिटिश सोल्जर, उससे क्या कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, कि ओ ब्राह्मण सैनिक, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। कि ये जो बुलेट जो तुम मुंह में डालते हो, ये जिस, इस पर जो चिकनाहट, ये ग्रीस लगी हुई है, ये और कुछ नहीं है, ये गाय और सुअर के मांस से बनी हुई है, और तुम उसको मुंह में डालते हो। तब उसको पता चला, व्हाट, मतलब अच्छा ऐसा हो रहा है। द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस, डिसीव्ड का मतलब धोखा देना, कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। सून, अब क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। अब कैसे हुआ, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव में चपातियां बांटी गई, टू द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि भारत के शासक जो है बहादुर शाह, उसको हमारी सेवाओं की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है। वो लोगों ने भी क्या कहा, रोटियां ली और कहा, यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, कि हमारे गांव के सारे लोग आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर। तो रोटी और गुलाब का फूल, ये क्या था, उस समय की निशानी थे विद्रोह की। तो इसी तरह जो भारतीय सैनिक थे उस समय ब्रिटिश सेना में, उनमें लोटस जो है वो बांटा गया, जो फूल है ये बांटा गया कमल का। डेथ टू द फॉरेनर्स, और उन्होंने नारे लगाए कि इन विदेशियों को मौत के घाट उतारना है। द मैसेज गेव ऑल, द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। ये जो मासेज थे, पूरी जनता थी, उन्होंने, देशभक्त पेट्रियट्स थे, उनको न केवल शरण दी, उनकी मदद की, हर तरीके से उन्होंने उनको शरण दी और उनकी मदद की। अब विद्रोह शुरू हुआ, देर रिवोल्ट 1857 की क्रांति,
शुरू हुई, भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, ये शुरू हुआ। देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, विद्रोह जो है आउटब्रेक हुआ, युद्ध की शुरुआत हुई। और उसके बाद में द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। और लॉन्ग लिव एम्परर बहादुर शाह के नाम के नारे लगने शुरू हो गए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और इस तरीके से जो विद्रोह था, रिबेलियन था, वो फैलता गया, चारों तरफ स्प्रेड होता गया, चारों तरफ फैलता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स, कई ऐसे भी लैंडलॉर्ड थे, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश नियम कानून के कारण से अपनी जमीनें खो चुके थे। दे वर सोर, वे बहुत ज्यादा नाराज थे। सोर का मतलब नाराज थे। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, उन्होंने कहा कि भारत के में गोरे लोगों का शासन खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और हर किसी ने मदद का आश्वासन दिया। सारे लोग उनकी मदद में, सैनिकों के, स्वतंत्र आंदोलन के सैनिकों के समर्थन में आ गए थे। अब और भी क्या हुआ आगे देखिए। द फाइट ऑफ फ्रीडम, 1857 की जो युद्ध था, तो वो क्या लड़े हुए, स्वतंत्रता के युद्ध। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बेगम जो हजरत महल थी लखनऊ की, वो उसमें भी कड़वाहट था। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि गोरे लोगों ने उसका भी साम्राज्य उससे ले लिया था। दे जॉइंड द अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब विद्रोह, उन्होंने विद्रोह में शामिल हुए अगेंस्ट द फॉरेनर, विदेशियों के खिलाफ इस विद्रोह में वो भी शामिल हो गई। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो फैजाबाद के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को क्या कहा, राइज ब्रदर्स राइज, लोगों उठ खड़े हो जाओ, द अंग्रेज इज र्यूनिंग आवर लैंड, अंग्रेज लोग हमारे देश को, हमारी धरती को र्यून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह से जनता विद्रोह में खड़ी हुई। इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर इलाहाबाद, हर तरफ विद्रोह में लोग खड़े हो गए थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर, कि हमें पेशवा जो है नाना साहब, उनको हमारा लीडर बना लेना चाहिए। इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता के संग्राम में, युद्ध में, नाना साहब को हमारा नेता बना लेना चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, और इस तरीके से देशभक्त पूरे भारत में चारों तरफ ब्रिटिश लोगों पर, पाउंस का मतलब होता है कूद पड़ना, कूद पड़े उन पे। एंड फॉट पिस्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, और पूरे उत्तर भारत में युद्ध जो छिड़ा हुआ था वो लड़ना उन्होंने शुरू किया। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, 80 साल का कुंवर सिंह थे जो बिहार के थे, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके बाह में, उनके आर्म में, रिस्ट में, कलाई में उनके एक गोली लगी। उन्होंने क्या किया जब गोली लगी, देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तलवार इनके हाथ में है, और इस तलवार से इन्होंने अपनी जो कलाई है उसको काट दिया, अपनी कलाई को काट करके उसको गंगा में बहा दिया। और क्या बोले, मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, क्योंकि उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से माँ गंगा को ये लास्ट ऑफरिंग, मेरी अंतिम भेंट है जो मैं दे रहा हूं। तो साथियों, स्टूडेंट्स, ये पूरी कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जो 1857 में लड़ा गया था, विशेष रूप से उत्तर भारत में। तो किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए, किसानों का, जनता का, राजा महाराजाओं को, सबको बर्बाद करते हुए यहाँ पे शासन किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, और यहाँ पर किस तरीके से असंतोष शुरू हुआ, विद्रोह शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। 1857 की क्रांति में पूरे भारत में विद्रोह की आग शुरू हुई, और इस तरीके से जो जाबाज, जो भारत के सैनिक थे, नेता थे, राजा महाराजे थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना युद्ध के बिगुल बजा दिया और उनके खिलाफ लड़े। तो ये कहानी थी ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। स्टूडेंट्स, हमें इसी तरीके से हमारे इतिहास को जानने की बहुत जरूरत है। ये देखेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे देश में क्या हुआ था और हम किस इतिहास को भूल रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है।
मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने पूरा चैनल देखा है तो मेरी इस रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करना। थैंक यू वेरी मच।